हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने से पहले आप कार्बोहाइड्रेट जरूर देखें, क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आप बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप आपको मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक टाइप का आपका बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अलॉन्ग विद द पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को यहाँ पे आप प्रोटीन भी बोल लीजिए। तो पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों ही बायो मैक्रोमॉलिक्यूल के पार्ट हैं। नाउ न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि बेसिक यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनके अंदर आपको मोनोसेकेराइड मिल जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा एंड फॉस्फेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड को जानने से पहले एक बार हम न्यूक्लियोटाइड को भी देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपका, आप देखिए यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो ये रहा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को हमने कैसे बनाया? तो जब भी कभी नाइट्रोजनस बेस के साथ अगर आप शुगर को जोड़ दें तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब आप फॉस्फेट जोड़ दें तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। चलिए, तो अब एक एक करके इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजनस बेस या फिर एन बेस जो है वो दो टाइप के होंगे, प्यूरीन एंड पायरिमिडिन। प्यूरीन के अंदर नाम आएंगे एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडिन के अंदर आएगा साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। नाउ ये तो बात हो गई आपके एन बेस के बारे में, डायग्राम पे इसको इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, एडेनिन प्यूरीन है और यूरासिल पायरिमिडिन है। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो एक चीज और क्लियर होगी कि जो प्यूरीन है वो डबल मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, ये पहला और ये दूसरा। लेकिन जो पायरिमिडिन है वो सिंगल मेंबर्ड या मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक चीज आपको इस डायग्राम से पता चलेगी। नाउ इसी डायग्राम को आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, इस नाइट्रोजनस बेस के अंदर आपने शुगर मॉलिक्यूल जोड़ा तो ये बना न्यूक्लियोसाइड। तो ये रहा आपका एन बेस, और इसके साथ आपने देखिए जोड़ा पेंटोज शुगर, तो आपको क्या मिला? यूरिडिन। अब एडेनिन के साथ आपने पेंटोज शुगर जोड़ा तो क्या मिला? एडिनोसाइन। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने बोला एडिनोसाइन, तो SINE एडिनोसाइन, और यहाँ देखिए पायरिमिडिन में साइटोसाइन SINE। तो हमेशा हम गलती क्या करते हैं, साइटोसिन और एडिनोसिन को दोनों को ही आप मान लेते हैं न्यूक्लियोसाइड, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एडिनोसाइन है वो न्यूक्लियोसाइड है, बट साइटोसिन जो है वो एक एन बेस है, पायरिमिडिन है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका पेंटोज शुगर है, ठीक है। अब पेंटोज शुगर का ये जो सेकंड कार्बन है इसमें OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका पेंटोज शुगर है वो आपका एक राइबोज शुगर है। ठीक ठीक, यहां से भी देखिए, ये आपका सेकंड कार्बन है और सेकंड कार्बन पे OH है, तो इसका मतलब ये है कि आपका राइबोज शुगर है। यानी कि इनसे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है, वो आपका आगे जाके RNA बनाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहीं पे अगर आप H जोड़ देते, अगर यहीं पे H होता, अगर मैं बोलता हूं कि आप OH को रिप्लेस कर दीजिए H से, तो क्या होता? ये आपका बनता डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर बनता तो आगे जाके ये जो न्यूक्लियोटाइड है आगे जाके वो बनाता DNA। तो आपको सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए तो आप उसमें पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन को देखिए। अगर पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH है तो डेफिनेटली आगे जाके वो RNA बनाएगा। लेकिन अगर सेकेंड कार्बन पे अगर H है तो देखिए वहां पे वो बनाएगा DNA। तो ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इस पे एक्ट करना है। चलिए आते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजनस बेस की हमने बात की, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमीन। ये तो बात हो गई आपके नाइट्रोजनस बेस की। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि अगर मैं बात करता हूं DNA की, तब तो आपके कौन कौन से एन बेस हो जाएंगे? वो होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन
एंड थायमीन। लेकिन आरएनए की बात करूंगा तो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बट थायमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ठीक है, जो थायमीन है वो आपकी यूरासिल से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, थायमीन जो है ये तो पायरामिडिन हुआ, लेकिन एक और नाम मैं बताता हूं, बहुत क्लोज है, थियामिन। थियामिन एंड थायमीन आर बीइंग वेरी क्लोज, बट थियामिन इज अ विटामिन। जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, एडेनिन एंड गुआनिन आर बीइंग प्यूरिन, और जो बाकी के बच गए वो पायरामिडिन है। ठीक है, चलिए अब जो शुगर बनेगा यहाँ पे या तो वो राइबो शुगर होगा या 2' डीऑक्सी शुगर होगा। सही बात है, जो हमने अभी बात की, ये देखिए कि अगर यहाँ पे OH ग्रुप लगा है तो वो राइबो शुगर होगा, अगर वहाँ पे H लगा है तो डीऑक्सी शुगर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ना आगे की बात करें तो अगर न्यूक्लिक एसिड के पास डीऑक्सी शुगर होगा तो वो डीएनए होगा, एंड अगर राइबो शुगर होगा तो आरएनए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे 2' का क्या रोल है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जब भी कभी आप राइबो शुगर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे किसी भी कार्बन एटम पे, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम पे जो OH है उस पे H लगाया, तो आपने चेंज कहाँ किया, 2' पे किया ना, तो इसलिए वहां पे हमने नाम दिया है 2' डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। न्यूक्लिक एसिड के पास बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीइंग कॉल्ड एज वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो वाटसन एंड क्रिक ने, याद रखिए, मॉडल दिया था आपके न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, लेकिन पहली बार जो डिस्कवर किया गया था आपके डीएनए को, वो किया गया था थ्रू फ्रेडरिक नीशनर, और डीएनए को उन्होंने डिस्कवर किया था पस सेल्स में या व्हाइट ब्लड सेल्स में। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मॉडल देना और डिस्कवर करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाउ दूसरी गलती जो आपसे हो सकती है वो ये देखिए, वाटसन एंड क्रिक इज नॉट द ओनली मॉडल विच एग्जिबिट्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट इज वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? वाटसन एंड क्रिक जो है वो अकेला मॉडल नहीं है जो आपके न्यूक्लिक एसिड को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मॉडल भी हैं हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नाउ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग एंटी पैरेलल। डेफिनेटली डायग्राम में देखिए ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, 5' से 3' एंड 3' से 5'। ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। अब इसी को यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए, एक इस तरफ से इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ से जा रहा है, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। तो डीएनए स्ट्रैंड्स आर बीइंग एंटी पैरेलल। जो बैकबोन बनाएगा वो बनाएगा शुगर फॉस्फेट शुगर। शुगर फॉस्फेट शुगर को मिला के आप बैकबोन बनाएंगे, और साथ ही साथ जो आपकी पेयरिंग है वो होगी ए विल बी पेयरिंग विद जी एंड टी विल बी पेयरिंग विद सी। ठीक है, देखिए A will be pairing with T, A will be forming a double bond with T and C will be forming a triple bond with G. ये जो आपके bonds हैं, double bonds and triple bonds, they are being the H bonds, hydrogen bonds. चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपकी कितने टाइप की बॉन्ड्स आपको न्यूक्लिक एसिड में मिल जाएंगे। एक तो H बॉन्ड हो गया, दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, और तीसरा फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड हो गया। तो 3 टाइप के बॉन्ड आपको न्यूक्लिक एसिड में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, H बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ा और समझते हैं चीजों को। अब देखिए, जो आपके A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जिसकी हमने बात भी की। जो आपका डीएनए का मॉडल दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के थ्रू, वो बोलता है कि वो हेलिकल स्टेयरकेस मॉडल है। ठीक है, ये जो आपका मॉडल दे रखा है डीएनए का, ये एक स्टेयरकेस मॉडल है जहां पे हर एक स्टेप में आपके बेस पेयरिंग होगा। ठीक है,
चलिए, ईच स्टेप हैज अ टर्न ऑफ 36 डिग्री। हर एक स्टेप का जो टर्न है, हर एक स्टेप में जो टर्न आएगा वो 36 डिग्री का होगा। इसके बाद देखें कि वन फुल हेलिकल स्ट्रैंड हैज 10 बेस पेयर्स। तो एक पूरा जो हेलिकल स्ट्रैंड है, ये वाला पूरा पार्ट आप यहां से मान के यहां तक ले लीजिए, ये पूरा जो एक हेलिकल टर्न है इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, बेस पेयर्स तो 10 होंगे, लेकिन बेस कितने होंगे? 20 बेस। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, पेयरिंग एंड बेस। चलिए, नाउ द पिच इज 34 एंगस्ट्रॉम। पिच क्या होता है वो भी देखिए। ये जो आपका बेस पेयरिंग है और ये जो पूरा एरिया मैंने लिया है, इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे और इसी को आप बोलेंगे पिच। ठीक है, तो ये रहा आपका पिच और ये है 34 एंगस्ट्रॉम का। नेक्स्ट है कि दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो आपका गैप होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होगा। तो आपके पास 10 बेस पेयर है, तो 10 बेस पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3.4 विल बी हैविंग 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से ये कैलकुलेशन निकल के आती है। नेक्स्ट, हमारे पास बहुत से टाइप के डीएनए हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो टाइप का डीएनए है उसको हम बी डीएनए बोलते हैं एंड इट इज बीइंग क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारे पास ए डीएनए भी है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, डी डीएनए है, जेड डीएनए है। तो बहुत सारे टाइप के डीएनए है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो बी डीएनए है एंड वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी सी बात जो हम कर लेते हैं वो है आपके चारगाफ रूल का। चारगाफ रूल, हालांकि इसको आप आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब बात चली है तो इसकी बात फटाफट कर लेते हैं। चारगाफ रूल के हिसाब से क्या होगा? पहले तो चारगाफ रूल इज फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोलता है चारगाफ रूल? चारगाफ रूल बोलता है कि A will be equal to T and C will be equal to G। और तीसरी बात बोलता है कि A plus T by C plus G is equal to 1 for a species। किसी भी एक स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, वी विल ट्राई टू सॉल्व यू इट आउट। फॉर नाउ, थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।